तो बज गई सीटी, रुक गया फुटबॉल. Come on India, just football. Hello people and welcome back to the Middle Class Opinion. As the World Football Organization FIFA has banned Indian Football Federation AIFF, let's talk about the most underrated and unrecognized sport in India, football, in today's session of the Middle Class Opinion. भारत में फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे हमेशा ही अनदेखा किया गया है. क्रिकेट जैसे स्पोर्ट्स के लाइमलाइट में आ जाने से फुटबॉल की लोकप्रियता दिन ब दिन घटती चली गई और अब आलम यह है कि भारतीय फुटबॉल विश्व फुटबॉल के नक्शे में महज दिखाई भर देता है. उसकी अपनी पहचान, उसकी कोई अनोखी छाप अभी तक विश्व फुटबॉल में नहीं दिखाई देती. So in today's video, me Harshit Kanodia is going to talk about the origin and history of football in India, the present condition of the Indian football, the reason behind the ongoing controversy of AIFF, statement and changes made by Supreme Court on 22nd of August regarding the ongoing controversy, and the middle class opinion on Indian football. So the football in India is introduced by British soldiers in the 19th century, but the father of the Indian football is said to be Nagendra Prasad Sarvadhikari Harida. नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी हरिदा को भारतीय फुटबॉल का पिता कहा जाता है. यानी कि नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार भारत में फुटबॉल को इंट्रोड्यूस किया था. नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी के फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल कहलाए जाने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है. तो आइए देखते हैं कि वो कहानी आखिर क्या है. साल था 1877 जब नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी नामक एक स्कूली बच्चे ने एक दिन ब्रिटिश सिपाहियों को फुटबॉल का ये अनोखा खेल खेलते हुए देखा. वह गेम देखते ही इस बच्चे को लगा कि अरे भाई, ये तो बड़ा ही मजेदार गेम है. इस गेम में एक अलग ही जोश, एक अलग ही जज्बा दिखाई दे रहा है. तो क्यों ना इस खेल को सीखा जाए और अपने बाकी साथियों को भी सिखाया जाए ताकि वह भी इस खेल का लुत्फ उठा पाए. कलकत्ता में पले बड़े इस बच्चे ने, जो कि कलकत्ते के हेयर स्कूल में पढ़ता था, उसने अपने स्कूल के सहपाठियों और साथियों से शुरुआत की. यानी कि उसने सबसे पहले ये गेम आकर के अपने स्कूल के मित्रों और अपने सहपाठियों को बताया. वह भी इस खेल के बारे में सुन के अति रोमांचित हो गए और तो और उन्होंने ये खेल सीखा और उसको खेलना शुरू कर दिया. तो स्कूल के बच्चों का इस खेल में अलग ही जोश, अलग ही जुनून देखकर स्कूल में उस समय मौजूद यूरोपियन टीचर्स ने उन बच्चों को ये सलाह दी कि क्यों ना वो कलकत्ते के और भी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर इस खेल का प्रचार प्रसार करें और बाकी बच्चों को भी यह खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करें. इस खेल की खूबियां देखकर, इससे जुड़े फायदे देखकर और तो और इसमें जिस प्रकार का जोश और जुनून होता है, उसको देखते हुए धीरे धीरे यह खेल कलकत्ता में प्रचलित होना शुरू हुआ. और इस तरह से सन 1877 में नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी द्वारा भारत में फुटबॉल की शुरुआत हुई. 1880 तक नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी जी ने कई सारी टीमें, कई सारे क्लब्स का गठन किया, जिनमें से एक था वेलिंगटन क्लब. इसकी स्थापना सन 1884 में हुई. वेलिंगटन क्लब में उन्होंने अपने मित्र मोनीदास को मेंबर के रूप में शामिल किया, लेकिन मोनीदास के छोटी जाति से आने के कारण क्लब के बाकी मेंबर्स ने उनके साथ खेलने से साफ इनकार कर दिया, जिसके उपरांत सर्वाधिकारी जी ने उस क्लब को ही खत्म कर दिया. क्योंकि सर्वाधिकारी जी का यह मानना था कि खेल का मैदान किसी भी तरह के पूर्वाग्रह और भेदभाव से परे है. खेल को सिर्फ और सिर्फ खेल भावना से खेलना चाहिए, ना कि उसमें खिलाड़ी के रंग, रूप, जात, बिरादर को महत्व देना चाहिए. तो वेलिंगटन क्लब के खत्म होने के बाद सर्वाधिकारी जी ने सोवा बाजार क्लब की शुरुआत की, जो कि उस समय का वन ऑफ द लीडिंग स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन भी रहा. सर्वाधिकारी जी ने सोवा बाजार क्लब का पहला मेंबर बनाया उसी छोटी जाति के अपने मित्र मोनीदास को, who afterwards also captained one of the most famous and oldest football club of India and Asia, situated in Kolkata, Mohan Bagan FC, or we can say Mohan Bagan Football Club. It is a matter of pride and delight for the sport of football that a person belonging from a small caste got into the upper division of the Hindu society through sport, and that too through football. In the year 1888, India's foreign secretary at that moment, Mortimer Durand, started Durand Cup in Shimla. दुरंत कप भारत का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है और तो और ये पूरे विश्व में तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जो कि आज भी हर साल ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि AIFF और दुरंत फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा संचालित किया जाता है.
तो इसी दौरान 1893 में गठन होता है IFA का, यानी कि इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का, जिसमें एक भी भारतीय मेंबर ना होने के कारण साल 1937 में गठन हुआ AIFF का, यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, जो कि आज भी भारत में फुटबॉल की मुख्य संस्था है और जिसके देखरेख में है भारतीय फुटबॉल। 1937 में गठन होने के बाद AIFF को 11 साल लग गए to get affiliated with the World Football Organization FIFA. So in the year 1948, after getting affiliated to the FIFA, Indian football team participated in Olympics. But you know how? They were all barefooted. Yes, you heard me right. Indian football national team participated in the 1948 Summer Olympics with no boots in their feet. जी हाँ, 1948 के ओलंपिक्स में भारतीय फुटबॉल टीम ने नंगे पैर वो टूर्नामेंट खेला। और तो और उस समय की भारतीय फुटबॉल टीम ने हमेशा से ही इस फुटबॉल के गेम को नंगे पैर खेलने पर ही जोर दिया। इंडिया ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन प्लेइंग बेयरफुटेड। साल 1950 में भारतीय फुटबॉल टीम ने वर्ल्ड कप के इतिहास में, या कह लें कि विश्व फुटबॉल के इतिहास में पहली दफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था, और वो भी इसलिए क्योंकि बहुत सारे देशों ने इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। लेकिन बाद में भारत ने भी इस टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया। भारतीय फुटबॉल टीम के अनुसार उसका इस टूर्नामेंट से नाम वापस लेने के बहुत सी वजह थी, जिनमें से मुख्य वजह थी पैसों की कमी, जिसके कारण भारत ब्राजील में हो रहे वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए एयर टिकट्स तक खरीद पाने में असमर्थ था। तो अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक, यानी कि फीफा द्वारा किए गए AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बहिष्कार पर। तो बीते दिनों जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा था, तो उसी दिन देर रात ये खबर आती है कि द वर्ल्ड फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन FIFA has suspended AIFF with immediate effect over the third-party interference and have also temporarily postponed Under-17 Women's World Cup 2022, which was expected to begin on 11th of October 2022. ये कहानी शुरू होती है दिसंबर 2020 से, जब AIFF के प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल ने 2009 से अपने तीसरे प्रेसिडेंशियल टेन्योर खत्म होने के बावजूद अपने पद को नहीं छोड़ा था। और तो और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि अब फेडरेशन में किसी भी तरह के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस नहीं होंगे। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तब सुप्रीम कोर्ट ने AIFF से सारे हक छीनते हुए एक 3 सदस्यीय कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया, जिसके ऊपर उन्होंने भारतीय फुटबॉल की सारी देखरेख सौंप दी। और सुप्रीम कोर्ट को फीफा और AIFF के बीच तीसरी पार्टी कंसीडर करते हुए फीफा ने यह ऐलान किया कि AIFF में किसी थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण वह उसे इमीडिएट इफेक्ट से निलंबित करती है। फीफा के नियमों के अनुसार उससे जुड़े सभी फेडरेशंस में किसी भी तरह की थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस मना है, यानी कि फीफा में जुड़े सभी फेडरेशंस के हाथ में अपने देश के फुटबॉल का पूरा कंट्रोल होना चाहिए और उनकी पावर किसी और पार्टी में डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए। फीफा रूल सेज दैट इट्स मेंबर फेडरेशंस मस्ट स्टे फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ पॉलिटिकल एंड लीगल इंटरफेरेंस and hence it has taken action against India। इस पूरे इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को यह आदेश दिया कि वह फीफा से बातचीत करके इस मसले का कोई हल निकालें। इसके सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने फीफा से बात की। उसने ये बताया कि इस मामले पे अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी। वहीं फीफा ने यह आश्वासन दिया है कि जिस समय AIFF के हाथ में पूरा कंट्रोल आ जाएगा, तो उस समय वह AIFF से पूरी तरह से प्रतिबंध हटा लेगा। इस प्रतिबंध के चलते भारतीय फुटबॉल किसी भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हो रहे टूर्नामेंट्स में हिस्सा नहीं ले सकेगी और ना ही वो अंडर-17 विश्व कप 2022 की मेजबानी कर सकेगी। और यही आलम रहा तो ISL जैसी लीग्स में विदेशी खिलाड़ियों का भाग लेना भी मुश्किल हो सकता है। The Apex Court on 22nd of August said that it is modifying its earlier order and has ordered termination of the 3-member Committee of Administration, which was appointed nearly 2 months back in order to manage the affairs of the AIFF। तो AIFF के सस्पेंशन और अंडर-17 वर्ल्ड कप के पोस्टपोन होने के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फीफा की बात मान ली है। सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि उसने AIFF के कार्यों को संचालित करने के लिए गठित की थी, उसे खत्म करने का फैसला किया है ताकि AIFF की मान्यता और अंडर-17 वर्ल्ड कप की मेजबानी बरकरार रहे। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने AIFF के 28 अगस्त को होने वाले इलेक्शंस की डेट को 1 हफ्ता बढ़ा दिया है
ताकि इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन प्रोसेस और इलेक्टोरल कॉलेज में चेंजेस के लिए उसको थोड़ा टाइम और मिल सके। तब तक AIFF की कमान एक्टिंग सेक्रेटरी जनरल के हाथ में ही रहेगी। तो देखा जाए तो बीते दिनों में इंडियन फुटबॉल ने एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है, लेकिन अभी भी इसको एक बेहतर सपोर्ट की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में ISL जैसी लीग्स के आ जाने से और तो और भारतीय टीम के कई इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छे प्रदर्शन करने के साथ ही यह टीम एक अच्छा और तगड़ा सपोर्ट एक्सपेक्ट करती है। द लास्ट पॉजिटिव दैट टीम इंडिया हैज सीन अंडर द कैप्टेंसी ऑफ सुनील छेत्री was when it came close to qualify for the final rounds of the 2022 World Cup qualifiers. Many great players are also coming in the limelight with the initiatives like ISL and promotion of Indian football team. Players like Sunil Chhetri, who has scored third most number of goals in the whole world at the international level and is only behind Cristiano Ronaldo and Argentinian magician Lionel Messi. Now let's see what is the middle class opinion on today's topic. फुटबॉल जैसे गेम में जो कि कुछ साल पहले ही भारत जैसे क्रिकेट प्रेमी देश में लाइमलाइट में आना शुरू हुआ है, ISL जैसी लीग्स ने फुटबॉल खिलाड़ियों को उन्हें अपने प्रदर्शन का हक दिया है और तो और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी दिया है। लेकिन इस तरह के बैन से खिलाड़ियों पर एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी इस तरह के इंसिडेंट से डरे हुए हैं और उनका डरना भी लाजमी है, क्योंकि किसी भी तरह के खेल में फेडरेशंस में होने वाली राजनीति के चलते हमेशा से ही खिलाड़ियों का करियर प्रभावित हुआ ही हुआ है। इसलिए बेहतर ये होगा कि खेल को खेल की नजरों से ही देखे और तो और पावर होल्डिंग्स, selections and everything related to that sport must be done on the merit and the skill they have been possessing. जय हिंद।